माँ जी, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, कहते हुए रवीना सोफे पर ही गिर पड़ी। बहू को गिरता हुआ देखकर शारदा जी घबराते हुए दौड़ी आई और बहू को उठाते हुए बोली, क्या हुआ बहू, क्या हुआ तुम्हें अचानक से? पता नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, लगता है बीपी लो हो गई है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ बहू। कहते हुए शारदा जी भागकर रसोई घर में गई और नींबू पानी बनाकर लाई। पानी पीने के बाद रवीना ने कहा, माँ जी, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, पूरा घर गोल गोल सा घूम रहा है। बहू, तुम एक काम करो, चलो अपने कमरे में आराम कर लो। शारदा जी ने कहा तो रवीना बोली, नहीं माँ जी, आराम कैसे कर सकती हूँ, कितने काम पड़े हैं, मेहमान आने वाले हैं। बहू, तुम उन सब की चिंता छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन माँ जी, खाना भी तो नहीं बना अभी तक। कोई बात नहीं बहू, तुम अभी अपना ध्यान रखो, खाना पीना वो सब मैं देख लूँगी। अगर तुम्हें आराम लगेगा तो तुम उठकर आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आराम से सब कर लूँगी। कहते हुए शारदा जी रवीना को उसके कमरे में ले गई और उसे लिटाकर खुद रसोई घर में खाना बनाने के लिए आ गई। दरअसल आज उन्होंने अपने भैया भाभी को खाने पर बुलाया था। शारदा जी ने खाने की सारी तैयारी की, खीर, पनीर, पूरी, सलाद, रायता सब कुछ बनाना था और उसमें से अभी कुछ भी बना नहीं था। जैसे ही खाना बनाने का समय हुआ तो रवीना चक्कर खाकर गिर गई। बेचारी शारदा जी लगातार किचन में खड़ी खड़ी खाना बनाती रही। करीब 1 घंटे बाद जाकर रवीना से पूछकर आई, बहू, कुछ आराम हुआ है क्या? नहीं माँ जी, अभी तो बिल्कुल आराम नहीं हुआ। शारदा जी दोबारा जाकर किचन में लग गई। 1 बजे तक भैया भाभी भी आ गई तो शारदा जी ने हालचाल पूछने के बाद सबके लिए खाना लगा दिया। सब लोग मिलकर खाना खाने लगे, लेकिन अभी तक रवीना कमरे से बाहर नहीं आई थी। शारदा जी दोबारा रवीना के पास जाकर बोली, बहू, कुछ आराम हो गया हो तो खाना खा लो। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खा लूँगी, रवीना ने कहा। तो शारदा जी बाहर आकर अपने भैया भाभी से बातें करने लगी। इधर रवीना उठकर किचन में गई तो खाने की खुशबू से उसकी भूख और भी बढ़ गई। अपने लिए खाना निकाला और आराम से बैठकर खाने लगी। फिर करीब आधे घंटे के बाद सबके लिए चाय बनाकर ले आई। रवीना को देखते ही शारदा जी बोली, अरे बहू, अब आराम हो गया? हाँ माँ जी, अगर कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं बहू, काम क्या है, काम तो वैसे भी सारा हो ही गया है। यह सुनकर रवीना खुश हो गई। बस यही तो चाहिए था उसको। दरअसल रवीना अभी नई नई शादी करके आई थी। 6 महीने हुए थे उसकी शादी को। 2-4 महीने तो रवीना बहुत ही अच्छे से रही, ना कोई रोग, ना बीमारी, ना दुख, ना कोई तकलीफ। लेकिन अचानक ही 2 महीने से उसे चक्कर आने लगे, और चक्कर भी ऐसा कि कहीं भी गिर जाती। रवीना के चक्कर को देखकर शारदा जी डर गई। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, 2-3 डॉक्टर भी बदले, लेकिन रवीना को कोई भी आराम नहीं मिला। सारी जांच, ब्लड टेस्ट, जितना भी डॉक्टर ने कराया, सब कुछ हो गया। रवीना की पूरी बॉडी का चेकअप हो गया, लेकिन बीमारी का नामो निशान नहीं था। डॉक्टर हर बार कुछ मल्टीविटामिन्स की दवाई दे देते और कहते कि नॉर्मल है, हो सकता है कमजोरी से चक्कर आ गए हों। इस तरह रवीना की बीमारी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी उसे चक्कर आ जाते। खास करके तब जब घर में कोई मेहमान आने वाला हो, जैसे आज शारदा जी के भैया भाभी आने वाले थे,
तो रवीना को चक्कर आ गई। शारदा जी अपनी बहू की हरकतों से परेशान हो गई थी। कुछ कह भी नहीं पाती, क्या करे, कैसे समझाए। जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो मासूम बनकर रवीना रोना धोना शुरू कर देती, बेचारी बन जाती। शारदा जी ने जब यही बात अपनी बेटी सविता को बताई तो सविता को भी बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा, माँ, ऐसा कौन सा चक्कर आता है भाभी को जो किसी को देखकर आता है। और भाभी इतनी कमज़ोर भी तो नहीं है, इतनी दुबली पतली भी नहीं है कि उन्हें कमज़ोरी हो गई है। अच्छी खासी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, खाती पीती भी है, फिर चक्कर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बेटा, मैं क्या करूं, झेल तो मैं रही हूं ना, कैसे मैं इसको बोलूं। तू देखे तब तो तुझे पता चले। उसे जब चक्कर आता है तो कहीं भी गिर पड़ती है। उसके गिरने से मैं तो डर ही जाती हूँ। अरे माँ, दुनिया में एक से एक लोग हैं, ये सारे नाटक हैं, कोई बीमारी नहीं है। माँ को परेशान देखकर सविता भी परेशान हो गई, क्योंकि माँ की उम्र इतनी भी नहीं थी कि वो लगातार किचन में खड़ी रह सके। रवीना का मूड होता तो 4 दिन खाना बनाती, फिर 2 दिन वो अपने इसी चक्कर के बहाने आराम करती, और कोई आने वाला होता तब तो ज़रूर से उसे चक्कर आ ही जाते। एक दिन अचानक से न जाने क्या सविता के दिमाग में आया कि उसने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा, माँ, एक काम करो, मैं आपको जैसा बताती हूँ आप वैसा ही करते जाना, देखना फिर भाभी का चक्कर, भाभी की बीमारी बिना दवा के सही हो जाएंगी। कहते हुए सविता ने शारदा जी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर शारदा जी भी मुस्कुरा पड़ी। इधर धीरे धीरे रवीना की शादी को पूरा 1 साल होने वाला था, तो शारदा जी ने रवीना से कहा, बहू, तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है, कुछ सोचा है तुमने। यह सुनकर रवीना बड़ी खुश हुई और बोली, नहीं माँ जी, अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। आपके दिमाग में कुछ है तो आप बताइए। बहू, अब मैं क्या बताऊं, नए ज़माने के हिसाब से तुम देख लो, तुम्हें जो करना है, किसी को बुलाना चाहती हो तो बुला लो। भाई, हम तो यहाँ से बस तुम्हारी ननद को बुला सकते हैं, बाकी तुम्हारे मायके से देख लो। तुम्हारी बहनें, भाभी, उनको बुलाना चाहती हो तो बुला लो। सब मिलकर खाना पीना नाच गाना कर लेंगे, अपनी एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। इतना सुनते ही रवीना खुशी से झूम उठी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यही करते हैं। हाँ तो ठीक है बहू, 2 दिन बाद ही तुम्हारी एनिवर्सरी है। एक काम करो, सबको फ़ोन करके आने के लिए बोल दो। रवीना भागते हुए अपने कमरे में गई और फ़ोन करके अपने भैया भाभी, बहन, जीजा जी सबको अपनी एनिवर्सरी पर इनवाइट कर दिया। वो काफ़ी खुश थी, पहली बार उसके घर पर उसके भैया भाभी, दीदी, जीजा जी सब लोग आ रहे थे। अगले दिन रवीना शारदा जी के पास आकर बोली, माँ जी, खाने में क्या बनेगा? जो तुम बताओ बहू, हम सारी तैयारी कर लेंगे, चिंता क्यों करती हो। तुम्हारी ननद सविता भी रहेगी, वो भी मदद कर देगी। हाँ माँ जी, दीदी को सुबह ही बुला लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बहू, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो लिस्ट बना दो, बस संध्या को और क्या चाहिए था, 2 आँखें। रवीना खूब सोच विचार कर खाने की एक लंबी लिस्ट बना ली। शारदा जी ने रवीना को ये भी कह दिया कि बहू, ये तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है तो तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहनना, और मैं तो कहती हूँ कि तुम तैयार होने के लिए पार्लर चली जाना। हम ऐसा करेंगे कि 2 बजे से ही खाने की तैयारी करने लगेंगे। मैं रहूँगी, तुम रहोगी और तुम्हारी ननद सविता रहेगी, तो हम तीनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेंगे। बाद में तुम तैयार होने के लिए पार्लर चली जाना, बाकी सारी तैयारी हम कर लेंगे। रवीना को तो
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी सास खड़ी है। उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। माँ जी खुद ही सामने से सब कुछ कर रही है। ये सोचते हुए रवीना खुशी खुशी अपनी एनिवर्सरी में पहनने के लिए साड़ी तैयार की और मैचिंग की चूड़ियाँ भी मंगा ली। और तो और अपने मन में पूरी एनिवर्सरी की रूपरेखा बना दी थी कि खाने का क्या है, माँ जी और सविता दीदी बनाएंगे, मैं तो थोड़ा बहुत कुछ करवा दूंगी। बस वैसे ही मुझे 5 बजे पार्लर जाना है, खाने की टेंशन है ही नहीं। आराम से सज धज के बैठूंगी, पार्टी करूंगी। एनिवर्सरी की रूपरेखा बनाते हुए मन ही मन खुश हुए जा रही थी रवीना। देखते ही देखते एनिवर्सरी का दिन भी आ गया। सविता भी सुबह सुबह ही आ गई थी। आज रवीना भी बहुत खुश थी। दोपहर का खाना खाने के बाद शारदा जी और सविता रात के खाने की तैयारी के लिए छोटा मोटा काम पहले से ही करने लगी, जैसे लहसुन छिल के रखना, सब्जियां काट के रखना, चावल भिगो के रखना। रवीना ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी कि उसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये लोग तो सारी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। अब तो वो 5 बजने का इंतज़ार कर रही थी कि कब 5 बजे और कब वो पार्लर जाए। माँ जी ने बोला है कि 3 बजे से खाने की तैयारी करेंगे, लेकिन वो तो अभी से लग गई हैं। माँ बेटी मिलकर सारा खाना ही तैयार कर लेंगी। रवीना को कोई भी चिंता नहीं थी। 2 बज गए थे तो रवीना अपने मायके फ़ोन लगाकर बातें करने लगी। माँ, भाभी तैयार हो रही है या नहीं? बच्चे तैयार हो गए कि नहीं? भाभी को बोलना जल्दी आने के लिए। मायके बात करने के बाद अपनी बहन के यहाँ फ़ोन लगाया। वहाँ भी वही बातें। दीदी कब आ रही हो? कितने बजे तक पहुँच जाओगी? अच्छी सी साड़ी पहन के आना, मेरी ननद भी आई है। बातों ही बातों में कब 4 बज गई, रवीना को पता ही न चला। जैसे ही घड़ी पर नज़र गई तो 4 बज रहे थे। फ़ोन रखकर वो किचन में गई, ये सोचते हुए कि माँ जी और दीदी किचन में लगी होंगी। लेकिन किचन में जाते ही उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि किचन में सन्नाटा था। कोई भी वहाँ पे नहीं था। किचन की क्या, पूरे घर में ही सन्नाटा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में रवीना के अलावा कोई और भी है। 4 बज रहे थे, खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी। ऊपर से माँ जी और सविता दीदी का भी पता नहीं चल रहा। परेशान हो गई रवीना। भागते हुए वो बाहर गई। बाहर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। जब शारदा जी के कमरे में गई तो शारदा जी रजाई ओढ़कर लेटी हुई थी। साथ ही साथ बगल में सविता दीदी भी लेटी थी। दोनों ने ही अपना सर पकड़ रखा था। सास ननद को सोया हुआ देखकर रवीना ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ जी और दीदी? 4 बज गए हैं, आप लोगों की आंख लग गई क्या? आज तो बहुत लेट हो गई, कुछ भी नहीं बना है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे बहू क्या करूं, सोचा कुछ था और हो कुछ और गया। इतनी तैयारी करी थी और जब सोचा कि खाने की तैयारी करूं, जैसे ही किचन में गई तो इतना तेज चक्कर आया कि वहीं पर गिर पड़ी। न जाने ऐसा चक्कर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। पहली बार मुझे इतनी बुरी तरह से चक्कर आया है। मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं क्या करूं? कोशिश तो बहुत कर रही हूं। और दीदी, दीदी को क्या हो गया? अरे भाभी, मेरी भी हालत ऐसी ही है। मुझे भी अचानक से बहुत ही तेज चक्कर आ गई। मैं तो वहीं खड़े खड़े ही गिर पड़ी, नहीं तो सब्जियां बनाने जा रही थी। अब जब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा तो खाना कहाँ से बनाऊंगी? अचानक से न जाने क्या हो गया। हम दोनों ही माँ बेटी को एक साथ बोल पड़ी माँ बेटी। ये सुनकर रवीना एकदम से चिढ़ गई और बोली, सविता दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है?
ऐसा कौन सा चक्कर है? अब काम कैसे होगा? मैं क्या क्या करूं? वो लोग आने ही वाले होंगे। बहू, अब जब आराम मिलेगा तभी तो काम करेंगे ना। हाँ माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या जो एक साथ ही दोनों माँ बेटी को चक्कर आ गई? ऐसा कौन सा चक्कर है जो दोनों को साथ में आ गया? रवीना की बात सुनकर शारदा जी मुस्कुरा उठी। बहू, मुझे लगता है कि ये वो तुम्हारा वाला ही चक्कर है। हाँ, तभी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इतना सुनते ही रवीना हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वो समझ गई कि माँ बेटी दोनों ही नाटक कर रही हैं। ज़रूर इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो गया है। अच्छा फ़ायदा उठाया दोनों माँ बेटी ने। अच्छा फंसाया मुझे। ये सोचकर रोना आ गया उसे। वो भागते हुए किचन में गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। देखते ही देखते 5 बज गई। खाना भी पूरा नहीं बना था। रवीना को पार्लर भी जाना था। अब क्या करे? एक बार भागती हुई रवीना दोबारा शारदा जी के कमरे में गई और बोली, माँ जी, 5 बज गए हैं, थोड़ा भी आराम है तो प्लीज़ चलिए ना, मुझे पार्लर भी जाना है। बहू, मुझे माफ़ करो, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। क्या करूं? चलने की हिम्मत नहीं है। कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उठ पाऊंगी। हाँ भाभी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। यह सुनकर रवीना बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। अच्छा बेवकूफ़ बनाया दोनों माँ बेटी ने मुझे। मेरी पहली एनिवर्सरी थी, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 7 बजे तक सब लोग आने वाले थे, टाइम कम था। रवीना जल्दी जल्दी सारा खाना बनाने लगी। पार्लर जाने का सपना उसका सपना ही रह गया। अब क्या ही पार्लर जाएगी। 6:30 बजे तक तो जैसे तैसे खाना बन पाया। जैसे ही खाना बन गया वैसे ही शारदा जी और उनकी बेटी सविता उठकर बाहर आ गई और बोली, अरे बहू, अब हमें कुछ आराम है, कुछ रह गया है, कुछ काम है तो बता दो, हम कर लेंगे। एक तो रवीना पहले से ही चिढ़ी हुई थी, ऊपर से शारदा जी की बातें सुनकर और भी चिढ़कर बोली, नहीं माँ जी, मैंने सब कुछ कर लिया है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है बहू, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। आधे घंटे में सब लोग आने वाले हैं। तब तक मैं और सविता मिलकर सारी सजावट कर लेते हैं। इतना सुनते ही रवीना चिढ़ते हुए बोली, माँ जी, आधे घंटे में कौन सी सजावट कर लेंगी आप? 4 गुब्बारे ही लटका देंगी बस। बड़बड़ाते हुए रवीना अपने कमरे में चली गई। अब कहाँ पार्लर वाली से तैयार होना था और अब खुद ही तैयार होना पड़ रहा है। रवीना जैसे ही अपने कमरे में गई तो शारदा जी और सविता दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। सविता ने फ़ोन करके डेकोरेशन वाले को बुला लिया। शारदा जी ने जानबूझकर 6:30 बजे ही डेकोरेशन वाले को बुलाया था। आधे घंटे में अच्छी सजावट भी हो गई और शारदा जी और सविता दोनों माँ बेटी तैयार भी हो गई। उधर अभी भी रवीना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। 7 बजते बजते उसके भैया भाभी, दीदी, जीजा जी सब लोग आ गए थे। शारदा जी ने रवीना को आवाज़ दी, बहू, अब बाहर आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं। सास की बात सुनकर रवीना और भी चिढ़ गई और खुद से ही बातें करने लगी। मेहमान आ गए हैं, मैं तो सज गई हूँ, पर ना घर की सजावट हुई है और ना ही उन लोगों ने खुद को लीपा पोती की होगी। मेरी पहली एनिवर्सरी बर्बाद कर दी। अभी तक सुबह के कपड़ों में घूम रही होगी माँ बेटी, मुश्किल से 4 गुब्बारे लगाए होंगे। खुद ही बड़बड़ाते हुए रवीना जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो पूरा हॉल सजा हुआ देखकर हैरान रह गई। दरवाजे पर खड़ी खड़ी सारी सजावट निहारने लगी। अभी जिस चेहरे पर नाराज़गी थी, अचानक से मुस्कान आ गई। फिर उसकी नज़र सास और ननद पर गई। वो भी अच्छी खासी बन ठन कर खड़ी थी
और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी शारदा जी धीरे से रवीना के बगल में आकर बोली, बहू, तुम्हारी पहली एनिवर्सरी थी ना, इसलिए तुमने ज़बरदस्ती अपने आप को ठीक कर लिया। अब अगर तुम्हें कभी चक्कर आया ना, तो फिर हमारे चक्कर के बारे में सोच लेना। इतना सुनते ही रवीना एकदम से शक पका गई, यानी उसका शक सही निकला। रवीना सब समझ चुकी थी। उसकी बीमारी और चक्कर आने का नाटक अब किसी से छुपा नहीं था। उसकी आंखें झुक गई, हाथ कांपने लगे। सामने सास ननद और पूरे मेहमान खड़े थे। वो चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। कार्यक्रम पूरा होने के बाद सब मेहमान अपने अपने घर चले गए तो शारदा जी उसके पास आई और बोली, बहू, आज हमने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, एहसास दिलाने के लिए नाटक किया था। हर बार झूठी बीमारी का बहाना बनाकर काम से बचना सिर्फ हमें नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत और रिश्तों को भी चोट पहुंचाता है। यह सुनकर रवीना की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी कोई नाटक नहीं करूँगी। जो मेरी जिम्मेदारी है उसे खुशी से निभाऊंगी। तो शारदा जी ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद रवीना ने घर को अपना घर माना और काम को बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझा। तो दोस्तों, शारदा जी का नाटक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।